बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। दोस्तों, मैं अजय कुमार पटेल आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अजय पटेल सर में मोस्ट वेलकम करता हूं। साथियों, आज हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 मॉडल प्रश्न पत्र सेट 2 क्लास 11th विषय भूगोल का सेट 2 वीडियो का प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। साथियों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। साथियों, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? साथियों, बिग बैंग जो थ्योरी है इसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटियर महोदय ने किया था। कौन किया था? जॉर्ज लेमेंटियर ने। लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछे कि बिग बैंग थ्योरी जो है इसका विस्तार किसने किया था, विस्तार के बारे में सबसे पहले किसने बताया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो इसके बारे में एडविन हबल महोदय ने 1920 में बताया था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज लेमेंटियर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है? साथियों, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई है। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? साथियों, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। एक्चुअल में इसकी टोटल दूरी है 14,95,98,000। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे कितना है? 14,95,98,000 है ना, 98,000। ये आप लोग को याद रखना है। तो यही लगभग आता है 14.96 करोड़ किलोमीटर, अर्थात लगभग में 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 4 नंबर, आंतरिक ग्रह के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस ग्रह को नहीं रखा जाता है? साथियों, आंतरिक ग्रह, देखिए ग्रहों को हम लोग आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के रूप में रखे हैं, उसको रखा जाता है। तो आंतरिक ग्रह में कौन आएंगे? आंतरिक ग्रह में शुक्र, पृथ्वी और मंगल है ना, और साथ में बुध भी आता है, लेकिन बुध यहाँ नहीं है। और बाह्य ग्रह में बृहस्पति से उधर वाले सभी 4 ग्रह, बृहस्पति हो जाएंगे, शनि होगा, यूरेनस होगा और नेपच्यून होगा। तो इसमें से शनि हो जाएगा राइट आंसर। किस ग्रह को नहीं रखा गया है आंतरिक ग्रह में? तो ये हो जाएगा शनि। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है? तो ये जुरासिक काल में डायनासोर का युग था। जुरासिक काल में डायनासोर की संख्या बहुत अधिक पाई जाती थी इस पृथ्वी पर। तो ये ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ आज से लगभग कितना वर्ष पहले हुआ था? इसका ऑप्शन आपके समीप है दिया हुआ। देखिए, ऑप्शन नंबर क में है 1 अरब 37 करोड़ वर्ष पूर्व, और ख में 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पूर्व, ग में 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व, और घ में 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर आपका होगा? ये क्वेश्चन नंबर 6। तो उत्तर हो जाएगा ग, 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व। उत्तर ग हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है? देखिए, सौर विकिरण के लिए पारदर्शी, जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। साथियों, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि पृथ्वी का एक प्रकार से कंबल का काम करती है ना। तो बोल रहा है कि सौर विकिरण के लिए पारदर्शी, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा घ, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8,
मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन है? साथियों, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है? देखिए, ऐसे तो ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन और जल वाष्प, लेकिन इसका आपका उत्तर हो जाएगा जल वाष्प। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखे थे, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें वायु में नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है? दोस्तों, इसका आपका ऑप्शन दिया हुआ है, क में सापेक्ष आर्द्रता, ख में निरपेक्ष आर्द्रता, ग में विशिष्ट आर्द्रता और घ में है संतृप्त आर्द्रता। तो इसका उत्तर हो जाएगा घ, संतृप्त आर्द्रता। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी की लगभग 50% वनस्पति प्रजातियां किस प्रकार के वन में पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग VVI कर देंगे। पृथ्वी के लगभग 50% वनस्पति प्रजातियां किस प्रकार के वन में पाई जाती हैं? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, संकटापन्न पौधों और जीवों की प्रजातियों तथा उनके संरक्षण के लिए रेड डाटा सूची किसके द्वारा जारी किया जाता है? दोस्तों, ऑप्शन क में है संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, ख में है यूनेस्को, ग में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और घ में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन। दोस्तों, इसका आंसर तो इनमें चारों में से कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेड डाटा जो जारी करता है, सूची जो जारी करता है, वो करता IUCN। कौन करता है? IUCN, याद रखेंगे, IUCN ये रेड डाटा जारी करता है। IUCN इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ये जारी करता है साथियों। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं उत्तर होगा, इसका होगा IUCN। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? दोस्तों, जैव विविधता तो जंतु और पौधे दोनों के लिए होते हैं, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 13, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था? दोस्तों, 1992 ईस्वी में पृथ्वी का सम्मेलन ब्राजील में हुआ था। ब्राजील के रियो, एक मिनट, हाँ, ब्राजील में हुआ था, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ब्राजील। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है देख लेंगे आप लोग। 14 नंबर प्रश्न, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कर्णात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। यह कथन किनका है? दोस्तों, यह कथन अल्फ्रेड हिटनर का है। किनका है? अल्फ्रेड हिटनर का। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 प्रश्न क्या कर रहा है देखिए, निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? बंदरगाह, मैदान, सड़क, जल उद्यान। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, मैदान को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया है? साथियों, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना लैप्लस महोदय द्वारा दिया गया है। ठीक है ना? हाँ, याद रखेंगे, लैप्लस महोदय द्वारा दिया गया है क्या? पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना। इसको लोग नेबुला परिकल्पना भी कहते हैं, नेबुला। एडविन हबल ने क्या किया था? ब्रह्मांड का विस्तार के बारे में बताया था।
चेम्बरलिन ने क्या किया था? चेम्बरलिन ने ग्रहाणु परिकल्पना का प्रयोग किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17 में है, खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन है? तो खगोलीय दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। कौन है साथियों? प्रकाश वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, कौन भूकंपीय तरंग तरल एवं ठोस दोनों में गमन करती हैं? तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, पी तरंग। साथियों याद रखेंगे आप लोग, भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है। ऐसे तो 2 प्रकार की मुख्य होती हैं। ठीक है, एक होता है भूगर्भीय, पहला क्या होता है भूगर्भीय, और दूसरा होता है धरातलीय, है ना। अब भूगर्भीय तरंगे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पी वेव और एक होता है एस वेव। पी मतलब प्राथमिक यानी प्राइमरी वेव, एस मतलब सेकेंडरी यानी गौण या द्वितीयक तरंग। ठीक है, और जो दूसरा होता है वो होता है धरातलीय तरंग, जिसको हम लोग बोलते हैं एल। इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि 3 तरंग हो गया, पी, एस और एल। लेकिन मुख्य रूप से 2 होता है, एक होता है भूगर्भीय, एक होता है धरातलीय। भूगर्भीय बिल्कुल भूमि के अंदर से आता है और धरातलीय बिल्कुल धरातल के आसपास होता है ये। लेकिन इनमें से जो एस तरंग है ये केवल ठोस भागों में ही गमन कर सकता है, बाकी अन्य भागों में गमन नहीं करता है। लेकिन पी एक ऐसा भूकंपीय तरंग है जो सभी माध्यम से होकर के गमन करता है, राइट। लेकिन सबसे विनाशकारी जो है वो है धरातलीय तरंग, एल तरंग, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, एल तरंग सबसे विनाशकारी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में है, निम्नलिखित में कौन जोवियन ग्रह का उदाहरण है? साथियों जोवियन ग्रह जो कि बाह्य ग्रह है उसको हम लोग जोवियन ग्रह के अंतर्गत है। उसमें से मुख्य जो है वो है बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति। एक होता है पार्थिव, पार्थिव मतलब पृथ्वी के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रह। ठीक है, और ये बृहस्पति के अंतर्गत आने वाले ग्रह जो उसको बोलेंगे जोवियन ग्रह, है ना। क्या बोलेंगे उसको? जोवियन ग्रह बोलेंगे। तो देखिए इसमें बताइए आप लोग, जोवियन ग्रह का उदाहरण कौन है? बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति। इसका ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर हो जाएगा। 20 में है, निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह का उदाहरण है? अभी आप लोग को बताएं कि पार्थिव मतलब पृथ्वी के आसपास वाले ग्रह। तो पृथ्वी के आसपास वाले कौन से ग्रह हैं? देखिए बृहस्पति तो आपका उधर हो गया, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून ये तो होगा नहीं। कौन होगा? शुक्र होगा। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 21। प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है? साथियों पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितने साल पहले हुई है? तो उत्तर हो जाएगा 4.6 अरब वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6370 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 23। भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर नापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता मापने वाला स्केल है वो है रिक्टर स्केल। कौन है साथियों? रिक्टर स्केल, यानी ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर हो जाएगा, है ना। एक चीज और याद रखेंगे, जो रिक्टर स्केल है उसमें जो अंकों का मापन होता है वो 0 से 10 तक होता है, 0 से 10 तक होता है। एक और है भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र, है ना, उसका नाम है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए उसको क्या बोलते हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भूकंप की तीव्रता मापने का एक और यंत्र है ना, तीव्रता, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, और यदि आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि भूकंप मापी यंत्र का नाम क्या है, तब होगा सिस्मोग्राफ। क्या होगा? सिस्मोग्राफ। और यदि आपसे प्रश्न पूछेगा कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हो जाएगा सिस्मोलॉजी, है ना। दोनों में अंतर है, सिस्मोलॉजी भूकंप के अध्ययन और सिस्मोग्राफ भूकंप की माप, है ना, भूकंप मापी यंत्र। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न, देखिए प्रश्न नंबर 24 में साथियों, ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो उत्तर हो जाएगा अग्नि चट्टान। बेसाल्ट और ग्रेनाइट जो है वो अग्नि चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, संवहन तरंग, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न है, संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया? तो इसका ऑप्शन आपके समक्ष दिया हुआ है, मॉर्गन, आर्थर होम्स, हैरी हेस, अल्फ्रेड वेगनर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, आर्थर होम्स ने संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आइए हम लोग अगला प्रश्न चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 में है, सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हैरी हेस महोदय ने दिया था। कौन दिए थे साथियों? हैरी हेस महोदय ने सागरीय अधस्थल सिद्धांत का विस्तार के बारे में बताया था। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर गाइस राइट आंसर हो जाएगा, हैरी हेस महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 27, मैग्मा के ठंडा होने से किस प्रकार के चट्टान निर्माण होता है? तो मैग्मा जो ज्वालामुखी निकलता है दोस्तों, मैग्मा मतलब अंदर में, है ना, धरातल के अंदर में जब ठंडा हो जाता है, ठीक है, वो बनता है आग्नेय चट्टान का एक रूप है ग्रेनाइट। और जब बाहर में आकर के उसी को हम लोग बोलेंगे लावा। मैग्मा जब बाहर निकलता है उसको बोलेंगे लावा। तो लावा जब ठंडा होता है उसे हम लोग बोलते हैं बेसाल्ट, या उसी को हम लोग बोलेंगे आग्नेय चट्टान। तो ऑप्शन नंबर क इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संगमरमर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो साथियों, संगमरमर कायंत्रित चट्टान का उदाहरण है। किसका हो जाएगा? कायंत्रित, है ना, क्योंकि चूना पत्थर रूपांतरित होकर के संगमरमर का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29, प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था? साथियों, प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन ये कार्ल रिटर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर क इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया? तो साथियों, क्रमबद्ध भूगोल जो है वो हम्बोल्ट द्वारा प्रवर्तित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हम्बोल्ट। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन, भूगोल के किस उपागम विधि को प्रकरण विधि भी कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा क, क्रमबद्ध भूगोल को हम लोग प्रकरण विधि भी कहते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 में है, समुद्री मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम नागरिक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI इसको कर लेंगे आप लोग। VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि समुद्री मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम नागरिक या नाविक कौन था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ख इज राइट आंसर हो जाएगा, मैगलन। कौन थे साथियों? मैगलन थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 में क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मध्यवर्ती परत किस नाम से जाना जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। बोलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? 3, भूपरपट्टी, मेंटल और क्रोड। भूपट्टी, मेंटल और क्रोड। ठीक है, देखिए यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा मेंटल। मध्य परत क्या बोलेंगे? मेंटल। और सबसे अंदर वाला क्या बोलेंगे? क्रोड बोलेंगे। और इसी को दोस्तों एक चीज आप लोग याद रखेंगे कि ये मान लीजिए, समझिए यहाँ पर, ये हमारा ऊपर वाला क्या हो गया? जो सबसे ऊपरी परत है ये हमारा भूपरपट्टी हो गया, और ये हमारा मध्यवर्ती परत क्या हो गया? मेंटल हो गया। ये हमारा क्या हो गया? क्रोड हो गया, यानी कोर हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग सियाल, सीमा और निफे के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग ऊपर वाला क्या बोलेंगे? सियाल। क्या बोलेंगे इसको? सियाल। इसको क्या बोलेंगे? सीमा। इसको क्या बोलेंगे? सीमा। और इसको क्या बोलेंगे? निफे। ठीक है, सियाल, सीमा और निफे। सियाल इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें सियाल का मतलब देखिए, सियाल, इसमें
सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की प्रधानता है। उसी टाइप से सीमा देखिए, सीमा अर्थात सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता है। बोलिएगा सर एमए मतलब मैग्नीशियम नामकरण किया गया, एक्चुअल में मैग्नीशियम का एमजी होता है, ठीक है ना। सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाई जाती कहाँ पर, मेंटल में पाई जाती है। उसके बाद होता है आंतरिक को हम लोग बोलेंगे नीफे, क्या बोलेंगे, नीफे। देखिए NIFE, नीफे मतलब निकेल और फेरस यानी आयरन, इसकी प्रधानता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेंटल हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 34 क्या है, 34 में है भू संचलन किससे उत्पन्न होता है, भूमि के अंदर में किससे उत्पन्न होता है भू संचलन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से। क्या होगा, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से भू संचलन होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, देखिए ज्वालामुखी और भूकंप किस प्रकार की क्रियाएं हैं। तो ये ज्वालामुखी और भूकंप आकस्मिक क्रियाएं हैं। क्या होगा साथियों, आकस्मिक क्रियाएं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36 में है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। साथियों वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन ये 78%, कितना है 78%। उसके बाद है ऑक्सीजन है 21%, कितना है 21%। फिर एक CO2 को हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड यानी 0.03%। इसको VVI कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड पूछते रहता है, ठीक है। बाकी अन्य गैस 1% के अंतर्गत आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में है सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में घटित होती हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। सभी प्रकार मौसमी घटनाएं कहाँ पर होती है, क्षोभ मंडल में। कहाँ होती है साथियों, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग परिवर्तन मंडल के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग संवहन मंडल भी कहते हैं। साथियों इसकी ऊंचाई कितनी होती है, देखिए जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है अगर देखा जाए, क्षोभ मंडल की ऊंचाई ये 0 हो गया, 0 से ये 8 किलोमीटर, 0 से यहाँ पर 18 किलोमीटर। अर्थात ये जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई कहीं पर 18 किलोमीटर होती है, कहीं पर 8 किलोमीटर होती है। 8 किलोमीटर कहाँ होती है, ध्रुवों पर। कहाँ पर होती है, ध्रुवों पर। लेकिन विषुवत रेखा में इसकी ऊंचाई कितनी होती है साथियों, 18 किलोमीटर। अगर यदि आपसे पूछा जाए कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है, तो औसत ऊंचाई कैसे हम लोग निकालते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, 18 और 8 कितना हो गया 26, और बट्टा में 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 13 किलोमीटर। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है, तो 13 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न नंबर 38, कौन सा होगा 38। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वर्षण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। संघनन ये भी होता है, ओला वर्षा, तुषारपात ये शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न नंबर 39 में क्या है साथियों, देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतिम प्रश्न अंतिम प्रश्न 40। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल को प्रदूषित कर रहा है। साथियों जीवमंडल को प्रदूषित करने वाला कौन है, देखिए तो पेड़ पौधे, कृषि विकास, औद्योगिक विकास, जलवायु परिवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, औद्योगिक विकास। तो साथियों इस प्रकार से हमारा 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दोस्तों आपसे निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।